बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यमन पे पिछले दिनों जिस तरह से अमेरिका और इसराइल की तरफ से जारहाना इक़दाम किए गए और अमेरिका की तरफ से बराह रास्त फ़िज़ाई हमले किए गए, यमन के इलाके सना और सादा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर बहुत सारे यमनी शहीद हुए, शहरी शहीद हुए। और उसके बाद फिर यमन एक दफ़ा फिर अपने एग्रेसिव मोड में आ गया। यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से बयानात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। एक सुकूत जो कि इस मंजर में सामने आ चुका था जब सीज़ फायर का माहिदा हमास और इसके साथ साथ इसराइल के दरमियान तय पाया था, तो यमनियों ने भी ये फैसला कर लिया था कि वो फिर अपनी इन कार्रवाइयों को महदूद कर देंगे और फिर इन कार्रवाइयों में कमी लाई जाएगी। लेकिन जैसे ही इसराइल ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी शुरू की और फिर गजा के ऊपर शदीद बमबारी करने के बाद एक जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया, तो फिर यमनी जो है मैदान अमल में आ गए और एक बार फिर बाबल मंदब से लेकर बहरे अहमर तक जितना भी रास्ता था उन तमाम इलाकों पे एक पहरा लगा दिया गया उन तमाम जहाज़ों के खिलाफ जो कि बाबल मंदब से बहरे अहमर में सफ़र कर रहे थे और जिनका जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन था या उनकी जो मंजिल मकसूद थी वो इसराइली बंदरगाह थी या फिर वो उन तमाम ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे जो कि इस जंग के अंदर इसराइल के शाना बशाना खड़े हैं और उसको मुआवनत फराहम कर रहे हैं। अब चाहे इसके अंदर बरतानिया के जहाज़ हों, अमरीका के जहाज़ हों या फिर इसराइल के जहाज़ हों जो कि या तो ऑयल टैंकर्स हों या कंटेनर शिप्स हों, उन तमाम जहाज़ों को निशाना बनाने का सिलसिला यमनियों की तरफ से शुरू हो गया। उसके बाद फिर अमेरिका के जो बहरी बेड़े इस वक्त बहरा अहमर में मौजूद थे, जिसकी कमान इस वक्त USS हैरी एस ट्रूमैन नामी एक एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा था, उसने यमन पे एक जारहाना हमला किया और उस एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज़ उड़े जिन्होंने सना और सादा के इलाकों पे आकर शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में यमनी शहरी जो है उनकी शहादतें सामने आई। जिसके बाद यमनी अंसारुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल के ऊपर हमला करने का इंदिया दे दिया और उसका आगाज़ बिन गैरोन एयरपोर्ट और इसके साथ साथ निवादिम एयरबेस से कर दिया गया। अब इसके बाद कैफियत यह है कि मुसलसल और रोज़ाना की बुनियादों पर USS हैरी एस ट्रूमैन से जो हमले यमन पे किए जाते हैं, उस हमले का फौरी और ताबड़तोड़ जवाब यमनी अंसारुल्लाह की तरफ से दिया जाता है। अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन कार्रवाई यमनी हौसियों की तरफ से की गई है, यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक वाज़ेह स्टेटमेंट शाया हो चुका है जिसमें इस ताज़ा तरीन की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया जा रहा है। अब ये क्या कार्रवाई है? इन रिटेलिएशन टू द अमेरिकन एग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री on the 10th anniversary of National Steadfastness Day, March 26, and within the framework of confronting escalation with escalation, the missile, UAV and the naval forces carried out a joint military operation over the last few hours targeting enemy warships in the Red Sea led by the US aircraft carrier Truman, from which the aggression against our country is launched। 26 मार्च के इस दिन को यमनी कौमी साबित कदमी के दिन के तौर पर मनाते हैं, यानी फिर जब पिछले जो 10 साल से जो जंग चल रही है जिसमें यमनी जो है वो सऊदियों के साथ बरसरे पैकार हैं और 10 साल अब इस चीज़ को मुकम्मल हो चुके हैं, तो जो 26 मार्च का दिन है ये यमनी साबित कदमी के दिन पे यानी कौमी साबित कदमी के दिन के तौर पे मनाते हैं। और उसी दिन ये जो कार्रवाई हुई है, एक तरफ तो बहरे अहमर में जो USS हैरी एस ट्रूमैन और इसके साथ जो उसका जो स्ट्राइक ग्रुप है वो मौजूद था, उसको निशाना बनाया गया। और जो निशाना बनाया गया वो इस वजह से बनाया गया कि जितने भी हमले इस वक्त यमन पे किए जा रहे हैं, फ़िज़ाई हमले, चाहे वो सादा में हो या सना में हो या इसके साथ साथ यमन के दूसरे इलाकों पे किए जाते रहे हों, इसमें इस USS हैरी एस ट्रूमैन नामी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक बहुत बड़ा किरदार है। ये तमाम जहाज़ वहाँ से ही असलहा लेकर उड़ते हैं, बमबारी करते हैं यमन पे और वापस चले जाते हैं। अब इस वक्त जो यमनियों ने कार्रवाई की है, एक तरफ तो यमन की ड्रोन फोर्स, इसके साथ साथ यमन की मिसाइल फोर्स और यमन की नेवल फोर्स, ये तीनों फोर्सों की मुश्तरका एक कार्रवाई हुई है जो कि काफ़ी घंटों पे मुहित रही है, जिसके अंदर मिसाइलों का आज़ादाना इस्तेमाल किया जाता रहा, बहुत कसीर तादाद में ड्रोन्स दागे गए और इसके साथ साथ नेवल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए उन जहाज़ों के खिलाफ, यानी USS हैरी एस ट्रूमैन के खिलाफ। इसके साथ साथ जो इसका डिस्ट्रॉयर ग्रुप या इसका स्ट्राइक ग्रुप है, यानी इस जहाज के साथ जो नेवल डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, नेवल वॉरशिप्स चलती हैं, उनके खिलाफ ये हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में उन जहाज़ों को खातिरखा नुकसान भी पहुंचाया है यमनियों ने और इसके साथ साथ उनको बहरा अहमर से पीछे की तरफ ढकेल दिया गया है। इससे पहले भी ये देखा जाता रहा कि USS हैरी एस ट्रूमैन के ऊपर जब भी हमला किया जाता था तो फिर वो यमन के करीब का जो बहरा अहमर के पानी है उसको छोड़ के 1000 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर तक पीछे चला जाता था। तो एक बार फिर ये देखने में सामने आया है कि ये USS हैरी एस ट्रूमैन जो कि इस वक्त
बहरा अहमर में यमन से तकरीबन 350 किलोमीटर के करीब मौजूद था। उस पर जब ये कार्रवाई की गई यमनी हौसियों की तरफ से और ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसके अंदर मिसाइल्स, ड्रोन्स और नेवल बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए, तो एक बार फिर ये USS हैरी एस ट्रूमैन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ भागने पे मजबूर हो गया है और इसने बहरा अहमर से फरार इख्तियार कर लिया है। अब इसके साथ साथ अगर बात करते चले तो यमनी फौज के तर्जुमान का जो बयान है उसमें यह भी कहा जा रहा है, द कन्फ्रंटेशन एंड क्लैशेस कंटिन्यूड फॉर सेवरल आवर्स एंड द आर्म फोर्सेस अप अंटिल द टाइम ऑफ दिस स्टेटमेंट कंटिन्यूड टू इफेक्टिवली कन्फ्रंट द एग्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबली डील विद वेरियस डेवलपमेंट्स एंड इंसिडेंट्स विद इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से यह भी वाजे किया जा रहा है कि जब ये स्टेटमेंट या जारी किया गया है यमनी फौज के तर्जुमान की तरफ से, तब भी ये लड़ाइयां जारी हैं और फिर पीछे धकेलने पर जो है मजबूर कर दिया है इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को, इसके स्ट्राइक ग्रुप को। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी कार्रवाइयां वो स्ट्राइक ग्रुप यमन के खिलाफ कर रहा था वो उसने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं और ये राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यमन एक छोटी सी ताकत होने के बावजूद अमेरिका के सुपर पावर को किस तरह से टक्कर दे रहा है। और अगर हौसलों की बात की जाए तो हौसले यमनियों के बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। इस वक्त भी वो अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जिस तरह से इजहार यकजहती के साथ खड़े हुए हैं और मुकम्मल तौर पे जब पूरी दुनिया ने, पूरी अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया है, ये एक वाहिद मुल्क है जो कि अभी भी फ़लस्तीनियों के साथ शाना बशाना खड़ा है और हर मुश्किल लम्हे में उनके साथ जो है मौजूद है और उनके दुख दर्द का साथी है। तो इस वक्त ये जो कार्रवाई यमन की तरफ से की गई है, इसका एक निशाना तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन और उसके स्ट्राइक ग्रुप थे। इसके साथ साथ दूसरी तरफ इसराइल को ये भी बावर कराना है कि हम जो है कभी भी इसराइल पे भी हमला कर सकते हैं, जैसे पिछले दिनों में इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। इसके साथ साथ याफा या तिल अबीब के नज़दीक जो इसराइली आर्मी की पोजीशंस थी उनके ऊपर फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी यमनी हमला कर चुके हैं। और बावजूद इसके कि इसराइल के बुलंद और बांग दावे धरे के धरे रह गए हैं कि उनके पास दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम मौजूद है, चाहे फिर वो आयरन डोम हो, चाहे फिर वो डेविड स्लिंग हो, चाहे फिर वो एरो एयर डिफेंस सिस्टम हो, या फिर वो अमरीकी साख्ता या अमरीकी मुहैया करदा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो। इन तमाम लेयर्स को, इन तमाम एयर डिफेंस की शीट्स को पेनिट्रेट करते हुए एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि यमन से दागा जाता है, तकरीबन 1350-1400 किलोमीटर का सफ़र तय करता हुआ इसराइल में दाखिल होता है और इसराइल के अंदर दाखिल होने के बाद अपने हदफ को एहसन तरीके से निशाना बनाता है। अब इसके साथ साथ जो आगे बयान दिया जा रहा है यमनी फौज के तर्जुमान की तरफ से, ट्रम्पिंग ऑफ द ऑप्रेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल इन गाजा एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ देयर सपोर्ट एंड असिस्टेंस, द यमनी एयरफोर्स previously targeted Israeli military targets in occupied Jaffa area with number of drones. The operation successfully achieved its objectives. The Yemeni armed forces affirm continuing to confront the American aggression and confronting escalation with escalation. अब दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि जिस तरह से फ़लस्तीनियों की एक सपोर्ट के ऊपर यमनी मौजूद थे, वो इसी तरह से ये सपोर्ट गज़ा के लोगों की या गज़ा के अवाम के साथ जो साबित कदमी है या उनके साथ जो इजहार यकजहती है वो जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि यमन की एयरफोर्स ने पिछले दिनों जो एक ड्रोन हमला किया था याफा के इलाकों में, जिसमें इसराइल की मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया था, और उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन अपने अहदाफ को एहसन तरीके से हासिल कर चुका है। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे मीडिया ब्लैकआउट है, यानी फिर वो तमाम हमले जो कि इसराइल के ऊपर किए जाते हैं, इसराइल उन खबरों को बाहर नहीं आने देता और मुकम्मल तौर पे एक प्रोपेगेंडा जो है शुरू हो जाता है कि हाँ, इसराइल के अंदर ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ है, ना कोई उस हमले से नुकसान पहुँचा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है, क्योंकि यमनी जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे इसराइल को भी निशाना बना रहे हैं, तो एक मुहावरा ये है कि अगर किसी पत्थर पे भी कतरा कतरा करके पानी गिरे तो उस पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पे जब ये हमले यमन से इसराइल पे किए जाते हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट होता है और फिर किस तरह से मीडिया ब्लैकआउट करके इन खबरों को छुपाया जाता है। इसके साथ साथ यमनी आर्म फोर्सेस ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि जिस तरह से अमेरिका यमन पे जारहाना हमला करेगा उसका जवाब भी जारहियत के नतीजे में दिया जाएगा, यानी फिर यमनी
उस हमले का जवाब भी एक शदीद और भरपूर हमले के नतीजे में देंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें और हमारी हौसला अफजाई भी साथ साथ होती चले। अब इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि यमनी अवाम जो कि अपनी साबित कदमी के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर है, और एक अरबी कहावत भी है कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं लेकिन यमनी नहीं, यानी फिर उनकी जो साबित कदमी है वो इतनी ज़्यादा है, अपने कौज में वो इतने ज़्यादा साबित कदम है कि फिर कुछ भी हो जाए उनको किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ये कहा जाए कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपके सामने एक वीडियो मैं इस वक्त चला रहा हूँ, ये उस वक्त की वीडियो है जो कि यमन के एक दुकान से उसके सीसीटीवी कैमरे ने कैप्चर की है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठा हुआ है और फिर उसके पीछे अमरीकी एयर स्ट्राइक का एक धमाका होता नजर आता है और उसके बाद पैर दर पे 2 से 3 एयर स्ट्राइक होती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता बल्कि अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है, ना कि अपनी जगह छोड़ के या अपनी दुकान छोड़ के वो भागता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए यमनियों की साबित कदमी का कि कितने साबित कदम है। अगर यही चीज़ किसी दूसरे मुल्क में या फिर इसराइल में होती तो अब तक इसराइल के वो उन तमाम इलाकों के लोग बंकरों में या अपने बिलों में छुप चुके होते अपनी जानें बचाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से ये यमनी शहरी बहुत पुरसुकून हालत में अपनी दुकान में बैठा रहा, ना उसने दुकान से खड़े होने की कोशिश की, सिर्फ पीछे मुड़ के देखता है और फिर जो है इस मामले को इस तरह से लेता है जैसे कोई पटाखा फटा हो। तो ये इस वक्त लेवल है यमनियों की साबित कदमी का, किस तरह से वो अपने इस स्टैंड पे डटे हुए हैं। और फिर ये चीज़ वाज़ेह करती है कि उनको मौत का डर नहीं है। जिस कौम से मौत का डर ख़त्म हो जाता है या उसको शहादत का जज्बा जो है वो इतने लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर उनको हराना बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो इस वक्त यही कैफियत यमनियों के साथ नज़र आ रही है कि यमनी जो है वो मौत से बिल्कुल नहीं घबराते हैं और इसी वजह से एक वाहिद ऐसा अरबी मुल्क है जो कि फ़लस्तीनियों के साथ, गज़ा के मज़लूमों के साथ खड़ा है। अब हम बात करते चलें कि जो इस वक्त तुर्की का मामला है, तुर्की के अंदर जो हालिया मुजाहिरे चल रहे हैं, अवाम रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ आके खड़ी हो गई है और एक शदीद तनाव की सी कैफियत है अवाम और उसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान। इस वक्त तुर्की की कैफियत यह है कि मुकम्मल तौर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, अंकारा के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और जो लोग दूसरे मुज़ाफ़ाती इलाकों से अंकारा के इस मुजाहिरे में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनको अंकारा में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये अपराइजिंग की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अब इसने अपने असर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त जो सबसे पहली खबर सामने आ रही है तुर्की से, तुर्की इज सफरिंग ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू द प्रोटेस्ट, दिस इज देयर वैल्यू। अब इन शदीद मुजाहिरों की वजह से तुर्की की जो इकनॉमी है, उसकी मईशत है, वो गिरना शुरू हो गई है और शदीद लॉस है जो कि तुर्की की स्टॉक एक्सचेंज को उठाना पड़ा है। एक शदीद झटका है जो कि इन मुजाहिरों से तुर्की की इकनॉमी पे पड़ा है और उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। बावजूद इसके कि एक हठधर्मी है जो कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से दिखाई जा रही है और अपनी ही आवाम के खिलाफ एक शदीद ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट मूवमेंट्स भी सामने आना शुरू हो गई हैं और अब अंकारा की यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म जो है उन्होंने मुजाहिरों का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। अंकारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटेड टुवर्ड हेक्टेपे टू गैदर ऑल स्टूडेंट्स इन सेबेकी टुगेदर। अब वो तमाम तालिब इल्म जो कि अंकारा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, उन्होंने भी अपनी हुकूमत के इस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ उठ खड़ा होने का फैसला किया है और अब वो रोडों पे निकल आए हैं और अब एक स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो तुर्की में शुरू हो गई है। अंकारा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं ये तमाम तालिब इल्म जो कि रोडों में आ चुके हैं और इनका मकसद ये है कि एक ऐसी तहरीक को बेदार किया जाए, यानी फिर किसी कौम की तकदीर बदलने में नौजवानों का एक बहुत बड़ा किरदार होता है और अब इन मुजाहिरों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए तुर्की के तालिब इल्म, तलबा, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो है वो अब रोडों पे निकल आए हैं और इस तहरीक को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है तक़वियत देने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि आने वाले वक्तों में ये तुर्की के मामला किस तरह से चलते हैं, क्योंकि जो आग तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने शाम में लगाई थी उसकी लपेटें अब तुर्की तक पहुँचना शुरू हो गई हैं। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि गज़ा के अंदर जो ताज़ा तरीन इसराइली एयर स्ट्राइक्स हैं उनका सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है और एक शदीद बर्बरियत का एक सिलसिला है जो कि इसराइल की तरफ से गजा पट्टी में दिखाया जा रहा है और ये भी उस वक्त जब रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, फ़लस्तीनी अफ्तार और या रोज़े की हालत में है, उनको उस हालत में शहीद किया जा रहा है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन एयर स्ट्राइक, इसराइली एयर स्ट्राइक गजा पे की गई है उसका हवाला आपको बताते चलें। एन इसराइली एयर स्ट्राइक टारगेटेड अ गैदरिंग ऑफ सिविलियंस एट द चैरिटी किचन नियर अल कस्साम मॉस्क इन अल नुसरत रेफ्यूजी कैंप सेंट्रल गाजा
killing at least 5 Palestinians। अब इस वक्त ये तादाद है उन 11 फ़लस्तीनियों तक पहुंच चुकी है जिनको आज की ताज़ा तरीन फ़िज़ाई हमले में इसराइल की तरफ से निशाना बनाया गया सेंट्रल गाज़ा के अंदर। और ये वो इलाका है जहां पर एक किचन जो है वो चल रहा था, यानी फिर अफ्तार का अहतमाम किया जा रहा था। एक चैरिटी किचन था जो कि एक फलाही किचन चल रहा था। फलाही एक खाना पकाने की एक फैसिलिटी कही जाए जहां से लोगों को अफ्तार मुहैया किया जाता था, उस पर किया गया हमला अल-क़स्साम मस्जिद के नज़दीक, जो कि नुसरत रेफ्यूजी कैंप में मौजूद है, बिल्कुल सेंट्रल गाज़ा स्ट्रिप के अंदर। वहाँ ये हमला किया गया जिसके अंदर इनिशियली इस हमले के नतीजे में 5 फ़लस्तीनी रोज़ेदार जो है वो अपनी जामे शहादत नोश कर गए। उसके बाद जो और इत्तलात आ रही हैं तकरीबन चंद घंटों या 2-3 घंटों के अंदर जो है ये 11 अफराद तक इस तादाद पहुँच चुकी है, यानी 11 फ़लस्तीनी सिर्फ 2 घंटे के अंदर जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जिसके अंदर 5 तो वो हैं जो कि अल नुसरत रेफ्यूजी कैंप में अल-क़स्साम मस्जिद के नज़दीक शहीद हुए इस बमबारी के नतीजे में। इसके साथ साथ एक ग्रुप के ऊपर जो फ़लस्तीनी एक जगह जमा थे नुसरत रेफ्यूजी कैंप में ही, वहाँ पे हमला किया गया और उसके नतीजे में 4 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए। इसके साथ साथ 2 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो कि उन टेंटों के ऊपर जब बमबारी की गई जो कि डिस्प्लेस्ड पर्सनस के टेंट थे, यानी फिर ये फ़लस्तीनी जब इस जंग ज़दा इलाकों के अंदर वापस आए थे और फिर खैमा बस्तियों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वहाँ पर जब बमबारी की गई उसके अंदर 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए जो कि अल ज़वाइदा के इलाके में की गई हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है गज़ा पट्टी से कि इस वक्त चंद घंटों के अंदर 11 फ़लस्तीनी जो है इसराइली फ़िज़ाई हमलों में शहीद हो चुके हैं और ये बर्बरियत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।